हेलो एवरीवन, मैं अंशु जैन लक्ष्मी श्री से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एफएम निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है और एक होलिस्टिक प्लान पेश किया है अगले 25 साल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां रेल, रोड, वाटरवेज, एयरवेज और सभी तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। कुछ चीजें अनचेंज्ड है, बेसिकली मिडिल क्लास इसके लिए वेट करता है, इनकम टैक्स वो अनचेंज्ड है। तो आज बजट पे विस्तार से चर्चा करने और उसको डिकोड करने के लिए हमारे पास विलियम ओ'नील इंडिया के मार्केट एक्सपर्ट फंडामेंटल स्पेशलिस्ट मयूरेश जोशी जी हैं। आज ये हमारे लिए बजट डिकोड करेंगे, तो वेलकम मयूरेश जी। Thank you, Anshul. Pleasure being on your platform. So, Namaskar. Thank you very much. मैं मयूरेश जोशी, हेड इक्विटी रिसर्च एट विलियम ओ'नील। हमारे जो प्रोडक्ट और फर्म जो इंडिया में जानी जाती है विलियम ओ'नील फ्लैगशिप प्रोडक्ट के नीचे, वो है मार्केट स्मिथ इंडिया। कमिंग टू द बजट, दो चीजें। एक, आई थिंक जो केपेक्स ओरिएंटेड प्लान्स बजट में अनाउंस या घोषित हुए हैं, दैट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव अगले कुछ वर्षों के लिए। तो एफएम साहिबा ने, आपने सुना ही होगा स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच में, एक लॉन्गर टर्म विजन और लॉन्गर टर्म प्लान के साथ घोषणा की थी ऑफ द केपेक्स प्लान्स दैट शी इज अनाउंस्ड। तो जितना कैपिटल अकाउंट पे खर्चा होगा, यानी जितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी केपेक्स पे, रोड बनाने में, रेलवेज बनाने में, पोर्ट्स बनाने में, ये साल जितना एलोकेशन हुआ है देश के बैलेंस शीट पे या गवर्नमेंट के बैलेंस शीट पे, वो है 7.5 लाख करोड़। अभी पिछले वर्ष के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यानी जो खर्चे हुए हैं अब तक और जो अगले 2 महीनों में हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जो एयर इंडिया का खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया है मोर और लेस टू टेक दैट एसेट ऑफ इस बैलेंस शीट, कहीं ना कहीं आप 22 से 24% की ग्रोथ देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, आई थिंक जो एक ग्रीन एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट का एक रुझान है, दैट कंटिन्यूज रिन्यूएबल्स की तरफ। और आई थिंक ये जो क्लाइमेट चेंज की सारी बड़ी बड़ी देश बात कर रही है, आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन टारगेट्स रिलेटेड टू दैट। तीसरा, आपने डिजिटल का बहुत सुना होगा भाषण में, बिकॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज, डिजिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स और डिजिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, वो फाइनेंशियल सिस्टम हो या अन्य कोई भी सेवाएं हो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए आई थिंक जो डिजिटलाइजेशन पे प्रभाव दिया गया है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। चौथा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स या पर्सनल टैक्स के प्रावधानों में, पर्सनली मुझे कुछ आई थिंक उम्मीद ही बहुत ज्यादा थी नहीं। आई थिंक इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। अगर आप देखें, प्राइमा फेसी आई थिंक 6 करोड़ और टैक्स पेयर्स हैं पूरे देश में, बट 3 करोड़ का ही टैक्स जमा होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस और जो गवर्नमेंट अच्छा खासा एफर्ट्स डाल रही है। अगर आपने देखा होगा जीएसटी कंप्लायंसेस उदाहरण के तौर पे, जैसे आई थिंक पूरी टेक्निकली या टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ लूपहोल्स को गवर्नमेंट बंद कर रही है, एक सस्टेनेबिलिटी नंबर आ रहा है जीएसटी के आंकड़ों में। ये महीने में जैन में जो एफएम साहिबा ने कहा था, बोला 1,40,900 करोड़, और उससे कई महीनों पहले तक एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमने देखी है 1,30,000 करोड़। तो अगर ये नंबर हासिल होता है तो मुझे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन होता है जीएसटी के रूप में, एक्साइज के रूप में और कस्टम्स के रूप में, आई थिंक इसमें एक अच्छा खासा प्रभाव हमें देखते हैं। जहां तक कॉर्पोरेट टैक्सेस का सवाल रहा है, आई थिंक द ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी गुड। तो जो पहले हिट हुई थी पेंडेमिक में 2020 में, सेकेंड वेव जो 2021 में हिट हुई थी, वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने कॉर्पोरेट अर्निंग्स में देखी है और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस हैव शोन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिलियंस। इसलिए अगर आपने बजटेड आंकड़े देखे होंगे कि कॉर्पोरेट से कितना टैक्स जमा कर सकते हैं अगले वित्त वर्ष में, आई थिंक इट्स अ सब्सटेंशियल फिगर इन एक्सेस ऑफ 7 लाख करोड़, जो 3,65,000 करोड़ के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे। ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट डबल और ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स ऑफ कलेक्शंस ऑन द कॉर्पोरेट। पर्सनल इनकम टैक्स पे थोड़ी आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे थे कि क्या एटीसी में छूट हो सकती है, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम्स में छूट हो सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बढ़ सकता है, उसका लीवे थोड़ा कम ये बजट में था, क्योंकि आई थिंक जो टैक्स के आंकड़े एक कंसिस्टेंसली हमें चाहिए एटलीस्ट टू वेट थ्रू एक और फाइनेंशियल या 2 और फाइनेंशियल ईयर। और जैसे मैंने कहा, जैसे सिस्टम जनरेटेड और जो कंप्लायंसेस आई थिंक टेक्निकली स्ट्रेंथन हो रहे हैं, उससे बहुत लोग ज्यादा टैक्स नेट पे आएंगे और जैसे आंकड़ा बढ़ते जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा गवर्नमेंट को कि थोड़ी राहत या सहूलियत दी जाए फॉर दी हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। तो आई थिंक उम्मीद कर सकते हैं अगले 2 वर्षों में कुछ राहत या सहूलियत इस फ्रंट पे मिले।
पांचवा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज डन टू बूस्ट डिमांड। आई थिंक काफी कई रिपोर्ट्स में या पेपरों में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा मूव्स थे नहीं, बट मुझे लगता है आई थिंक जितना केपेक्स ओरिएंटेड टीम गवर्नमेंट की रही है सप्लाई साइड पे, जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अलग अलग सुविधा देने में, फैसिलिटीज देने में, और प्राइवेट केपेक्स जैसे रोरिंग वापस आ सकता है। जो प्राइवेट केपेक्स थोड़ा हल्का हुआ था कोविड के कारण, और कोविड के पहले भी आई थिंक थोड़ा एक इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑफ सॉर्ट जो हमने देखा था, प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हो रहा था। इतनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है पिछले कई वर्षों से सप्लाई साइड पे, प्राइवेट केपेक्स ये उम्मीद है कि अच्छा खासा गवर्नमेंट केपेक्स को फॉलो करेगा। और जैसे प्राइवेट केपेक्स सिस्टम में आएगा, ये पूरी जो चक्री चलती है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग स्कीम्स जो सरकार ने निकाली है, यहाँ पे प्राइवेट केपेक्स का भी आई थिंक अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो हम पीएलआई स्कीम जो सुनते हैं टेक्सटाइल्स के लिए एज एन एग्जाम्पल, ऑटो एंसिलिटीज के लिए, क्योंकि आई थिंक पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बहुत जोरों से बढ़ रही है अगले कुछ तिमाहियों में या सालों में। आपको कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जग भर और इंडिया में भी दिखेंगे। एग्रीकल्चर हुआ जहाँ पे एमएसपी की ग्रोथ हुई है, बट फर्टिलाइजर की आई थिंक सब्सिडी कम कर दी है। मनरेगा का थोड़ा आई थिंक जो इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आई थिंक जो सब्सिडी ड्यूज थे मनरेगा के पिछले वित्त वर्ष में 12,000 करोड़ के आसपास, और जो एलोकेशन ये साल हुआ है 73,000 करोड़ का, और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 98,000 करोड़ का आई थिंक हुआ था, कहीं ना कहीं आई थिंक वो थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि रूरल इनकम्स को बढ़ावा देने के लिए आई थिंक ये सारी चीजें जरूरी थी इन प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट या गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो मनरेगा देता था। तो सरकार इस पे कैसे कदम उठाती है अगले कुछ महीनों में, इफ दे सी एनी अमाउंट ऑफ डैम्पनेस ऑन दिस, शायद एक दो ये एक स्पीकर पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे बजट में वेयर बजट हैड आस्क्ड फॉर सम बिट ऑफ मोर एलिमेंट्स। बोरोइंग प्रोग्राम, यानी सरकार जितना बोरो करती है फिस्कल घाटा का डेफिसिट को भरने के लिए, वो ये वित्त वर्ष में पिछले वर्ष से जो नेट बोरोइंग हम कहते हैं वो थोड़ा ज्यादा है। पिछले वर्ष 9.5 लाख करोड़ थी, ये वर्ष 11.5 लाख करोड़ है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक देयर हैज बीन सम एड थ्रू स्मॉल सेविंग्स जो कंट्रीब्यूट कर लेगी। और आरबीआई ने जो पिछले हफ्ते में ही एक ऑक्शन किया था, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए स्वैप किए थे 1,20,000 करोड़ के, तो वहां से थोड़ी सहायता हो सकती है। डाइवेस्टमेंट्स के टारगेट, शायद एलआईसी के आईपीओ की हम बात सुन रहे हैं कि शायद यही वर्ष में आएगा अगले 2 महीनों में, इसलिए डाइवेस्टमेंट जो 1.5 लाख करोड़ का टारगेट था शायद वो अचीव ना कर पाए, बट उसके आजू बाजू आए अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो। और अगले वर्ष के लिए जो 65,000 का टारगेट रखा है वो मुझे लगता है बहुत रीजनेबल। जहां तक अगले वर्ष के फिगर्स का सवाल था, ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट केपेक्स करती है, प्राइवेट केपेक्स जो उसके पीछे आता है, ये पूरा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे सुधार आता है वो मैन्युफैक्चरिंग से आई थिंक एम्प्लॉयमेंट आती है, अगर एम्प्लॉयमेंट आती है तो काफी लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जॉब्स मिलती है। जैसे सैलरी पे आउट्स ज्यादा बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो कंजम्पशन ड्राइव होता है, और कंजम्पशन वही सारी गुड्स सर्विसेज कंज्यूम करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बता रही है। यानी पूरा जो चक्की है ये अच्छी खासी आई थिंक चलती है, और इसलिए अपनी जो जीडीपी है वो अच्छी खासी ग्रो होती है। तो ये वर्ष के लिए 9.2% इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन एनी मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये बहुत सराहनीय बात है wading through the worst of कोविड क्राइसिस जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखी। ये वर्ष के लिए मुझे लगता है सरकार थोड़ा कंजर्वेटिव जा रही है 8-8.5% के हिसाब से, और इसके 2-3 मुख्य कारण हैं ग्लोबल इन नेचर, क्योंकि जग भर में जो हो रहा है इन्फ्लेशनरी रिस्क्स, अगर आप देखें यूएस मार्केट्स में हम सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन हैज गॉन थ्रू द रूफ। फेड शायद रेट्स बढ़ाएगी मार्च महीने में, और शायद रेट्स बढ़ाती जाए इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए। यूरोपियन रीजन में इन्फ्लेशन 5% के आसपास पहुंचा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5.6% है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द हायर एंड ऑफ आर बैंड, जो आरबीआई ने बैंड बनाया है 4 से 6% का। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन्फ्लेशनरी रिस्क दुनिया भर में आई थिंक प्रिवेलेंट है। लिक्विडिटी इज स्टार्टेड बीइंग विड्रॉन और रेट हाइक्स होने चालू हो गए। तो जो फ्री फ्लो ऑफ लिक्विडिटी बाजार में देखी थी पिछले 1.5 वर्ष में, वो शायद थमती हुई दिखे, और इसलिए मार्केट्स भी थोड़े आई थिंक एक रेंज बाउंड मोड में रह सकते हैं, लुकिंग एंड फैक्टरिंग ऑल दीज फैक्टर्स एट प्ले। भारत को, जैसे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बजट के एक दिन पहले कहा था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी जो बाहर से इन्फ्लेशन आ सकता है
रिलेटेड टू गुड सर्विसेज, या जो क्रूड प्राइसेस में हमने बढ़ोतरी देखी है, $90 प्रति बैरल पहुंच चुका है, और इकोनॉमिक एनालिसिस में हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वी आर फैक्टरिंग इट एट 70-75। तो ये थोड़े अपसाइड रिस्क हो सकते हैं, और इसीलिए सरकार थोड़ी आई थिंक कंजर्वेटिव है 8 से 8.5% का फिस्कल अपना जीडीपी आंकड़ा देखने के लिए। फिस्कल डेफिसिट भी कंजर्वेटिवली दे आर प्लानिंग एट 6.4। इसका भी कारण है कि वो रेवेन्यू रिसीट्स यानी जो टैक्स का कलेक्शन है सरकार के पास, वो शायद 10% के आसपास देखनी है, विच इज लोअर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ये पहले हुआ नहीं। तो अगर ये ग्लोबल चीजें चलती रही तो शायद इंडिया में इम्पैक्ट आ सकता है। द गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली टेकिंग दैट कि अगर ऐसे हुआ तो हम कंजर्वेटिव जाना अच्छा है, अगर नहीं रहा ऐसा और सुधार देखने मिला तो वी कैन ग्रो मच फास्टर। तो अगर इससे अच्छा ग्रो हुए, अगर रेवेन्यू रिसीट्स हमारी या टैक्स रिसीट्स 10 के बदले 12-14% ग्रो हुई, और जीडीपी का आंकड़ा 8-8.5 के बदले 9.5% के आस पहुंचा, तो बढ़िया बात ही है, जो आई थिंक अर्निंग से रिफ्लेक्ट होगी, और अल्टीमेटली हमारे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से रिफ्लेक्ट होगी, जो मार्केट्स में आफ्टर दीज अनाउंसमेंट्स वर डन थोड़ा आई थिंक सॉफ्टनिंग देखा था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन दैट शुड गेट रेंज बाउंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम जो रेंज बाउंड मूव किया। अभी अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो घोषणा हुई थी, प्रीडोमिनेटली आई थिंक केपेक्स की जो घोषणा सरकार ने की थी, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली गुड। जो ट्रेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आई थिंक वो सराहनीय इसलिए है क्योंकि अगर एयर इंडिया का भी आप 52,000 करोड़ का ये साल में अकाउंट करें, तो भी 22 से 23% की ग्रोथ सालाना देखी जाएगी कैपिटल अकाउंट पे, और हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से। अभी कैपिटल अकाउंट में जो चीजें हैं, हाईवेज की तरफ एलोकेशन अच्छा खासा बढ़ा है, जो रेलवेज के लिए एलोकेशन है वो अच्छा खासा बढ़ा है, रास्ते या रोड्स के लिए जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है और जो एग्जिस्टिंग ग्रांट्स है थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, वो 25,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी जिसे हम हाउसिंग कहते हैं, रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग, सेमी रूरल या अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग इज वेल, तो आवास योजना में 48,000 करोड़ का प्रावधान किया है। और ये सारी चीजें यही दर्शाती है कि दी एक्सपेंडिचर ऑन दी गवर्नमेंट अकाउंट ये सही दिशा में चल रहा है। तो कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर, जैसे मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, ये कैपिटल एसेट्स बनाने में काम आते हैं, अल्टीमेटली प्राइवेट केपेक्स इसके साथ जुड़ जाता है, और ये दोनों चीजों का तड़का एक साथ लग गया है, तो कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देती थी, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी खासी रह सकती है। दूसरा, आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिसिट ट्रेंड्स, 6.4 का मैंने जैसे आंकड़ा कहा था, ये साल के लिए जो रिवाइज्ड एस्टिमेट थी वो 6.9% पे गवर्नमेंट ने रखी है फ्रॉम 6.8%। तो थोड़ी बढ़ोतरी हमने देखी है, बट मार्केट इज ट्राइंग टू टेक दैट इन इट्स स्ट्राइड, दो कारणों की वजह से। एक, आई थिंक जो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट है, आई थिंक वो अच्छा खासा गवर्नमेंट का एक ट्रेंड दिख रहा है जो काफी सपोर्टिव रहेगा, बिकॉज एनीथिंग विच इज ग्रोथ ओरिएंटेड इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी चक्री जो मैं बता रहा था ये अच्छी खासी चलती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, आई थिंक काफी देशों ने फिस्कल स्टिमुलस दिए थे, लिक्विडिटी सपोर्ट, जैसे आपने देखा यूएस मार्केट में, यूरो एरिया में जो बजटरी सपोर्ट हुआ है, ईसीबी ने जो सपोर्ट दिया था, काफी सेंट्रल बैंकर्स ने दुनिया भर में अच्छी लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखी थी, और इसलिए दुनिया में जो हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे थे वो प्रीडोमिनेंटली थी बेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस फ्री लिक्विडिटी दैट वाज कमिंग। स्टार्टिंग ऑफ कोविड पहले वर्ष में हमने ये भी देखा था कि यूएस ने चेक्स बांटे, यूएस इकोनॉमी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ्स, जो सेक्टर्स वर्स्ट हिट थे, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, उसमें काफी आई थिंक नुकसान हुआ था। सेम फॉर सर्टेन इकोनॉमीज इन द यूरो जोन लाइक स्पेन और इटली इन दैट फर्स्ट वेव। उदाहरण के तौर पे स्पेन की जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 15% है, इटली का कंट्रीब्यूशन 16% है, और जब ट्रैवल हो ही नहीं रहा था तो सरकार ने लूज मॉनेटरी पॉलिसी सेक्टर्स, और काफी लोग जो एम्प्लॉयड हुए थे इस सेक्टर से, होटल्स हुए, ट्रैवल हुआ, एविएशन हुआ, उसको दिया था। पर जैसे विड्रॉल हो रहा है और जैसे सप्लाई साइड रिस्क दिख रहे हैं, आपने टर्म्स काफी सुनी रहेगी, इन्फ्लेशनरी सप्लाई साइड रिस्क, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन एंड डिमांड लेड इन्फ्लेशन। ये होता क्या है, बहुत क्लियर है, और बहुत साफ शब्दों में कहना हो तो जो सप्लाई होता है गुड्स का, सर्विसेज की हम बात नहीं करते क्योंकि सर्विसेज इनडायरेक्टली कंज्यूम होती है, लाइक आईटी सर्विसेज, जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो। तो जो फिजिकल गुड्स बनते हैं वहां पे आई थिंक जो सप्लाई चेन इश्यूज थे, जहां पे जो देश इसको बनाते हैं वो लॉकडाउन के नीचे थे,
उदाहरण के तौर पे आप अभी देख रहे हैं ताइवान जैसा नेशन जहाँ पे एक जोरदार हिट आई थी थर्ड वेव के हिसाब से, फैक्ट्रीज बंद थी और इसलिए सेमीकंडक्टर के इश्यूज जो सारी ऑटो कंपनीज कहती है, कंप्यूटर चिप्स वाले कहते हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है माल और इसलिए प्रोडक्शन इतना नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए। और क्योंकि डिमांड यानी जो कंज्यूमर से डिमांड थी वो सप्लाई से ज्यादा उभर के आई, इसलिए जो प्राइसेस बढ़े दोनों इनपुट कॉस्ट की वजह से डिमांड बढ़ने के कारण ये पास थ्रू होने लगे और इसलिए जो प्राइस इन्फ्लेशन आप दुनिया भर में देख रहे हैं ये सप्लाई साइड इनिशियली था बट अभी डिमांड लेड हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, कीमतें बढ़ गई है और जो डिमांड अच्छी खासी आ रही है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, या एक चीज के लिए अगर पहले 5 कंज्यूमर थे आज 10 कंज्यूमर खड़े हैं और जो 10 सप्लायर थे उसके बदले 4 सप्लायर खड़े हैं सामने, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक देयर हैज बीन एन इन्फ्लेशनरी रिस्क अटैच्ड टू दैट। और इसलिए आई थिंक ये पूरी दुनिया में जो इशू है जो चल सकता है क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स अभी भी है दुनिया भर में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, ये शायद ग्लोबल इकोनॉमी पे प्रभाव डाले। और इसलिए अगर आप आईएमएफ या ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के फोरकास्ट देखे ये वर्ष के लिए, उन्होंने जीडीपी के फोरकास्ट जग के लिए, काफी देशों के लिए स्लैश किए हैं और इसलिए बजट में हमारी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये थोड़ा कंजर्वेटिव जाना चाहिए। बट प्लसेस इन टर्म्स ऑफ बजटरी अनाउंसमेंट्स थे कि काफी इलेक्शन स्टेट्स में होने अराउंड दिस टाइम, अभी 7 फेजेस में की जो घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में, मणिपुर, गोवा, पंजाब, वहां पे थोड़ा एक डर था कि थोड़ा पॉपुलिस्ट ना हो जाए बजट, फ्रीबीज ना बांटे बजट ये सारे स्टेट इलेक्शंस के लिए। और सरकार ने बहुत बढ़िया कदम किया है कि कोई फ्रीबीज या पॉपुलिस्ट मेजर्स बजट में घोषणा नहीं की है जो और एडिशनल दबाव लाए हमारे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा फिगर्स कंजर्वेटिव रखें, इसलिए इफ वी बीट दिस फिगर्स आई थिंक वी विल बी इन अ मच बेटर सिचुएशन। और जो ग्लाइड पाथ रखा है यानी कोई भी रेटिंग एजेंसी देखना चाहती है कि आपका फिस्कल घाटा एक रेंज में हो और 4.5% की रेंज 25-26 फाइनेंशियल ईयर अगले 3 वर्षों में वैसे ही रखिए, कोई ग्लाइड पाथ नहीं दिया है बट मे बी भी अचीव दैट, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में देखने मिल रही है जैसे मैंने कहा जीएसटी कलेक्शंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस और इंडिविजुअल टैक्सेस बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन जो काफी लोग टैक्स नेट में आ सकते हैं, इसमें एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। क्रूड एक आउटसाइड रिस्क जरूर है, अगर ये $90 के ऊपर रहता है तो इन्फ्लेशनरी रिस्क और करंट अकाउंट घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम मानते हैं ये थोड़ा हायर साइड पे जरूर आ सकता है। बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि शॉर्ट टर्म स्पाइक है, जो जियोपॉलिटिकल ट्रेंड जो इश्यूज हमें दिख रहे हैं तो वो थमने चाहिए, शायद रशिया यूक्रेन हो, चाइना ताइवान हो, या छोटे मोटे अटैक जो हमने देखे हैं सऊदी अरेबिया में और यूएई में जैसे अबू धाबी पे हुए थे जो ड्रोन अटैक्स थे विच वर थॉल्टेड। अभी ये सारी चीजें हैं कि रुपया आता कहाँ से, कहाँ से कलेक्शन होता है, तो इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्स, मेजोरिटी 35% यहाँ से आता है और जीएसटी। अगर ये 4 चीजों को मान के चले तो 50% ये 4 हेड से आता है। जैसे मैं कह रहा था बोरोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोरोइंग का जो प्रोग्राम ये साल के लिए ऐसे लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी रिस्क अगर दुनिया में रही और इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन आया, क्या आरबीआई रेट हाइक्स कर सकती है, मुमकिन है और ये वर्ष के लिए पॉसिबिलिटी काफी हाई है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन और लिक्विडिटी टाइटनिंग दैट कैन क्रिएट इन्फ्लेशनरी रिस्क इंडिया के इसमें। बट फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन जो 2 मुख्य हेड्स है वो कंट्रोल में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इट कैन गो आउट ऑफ हैंड। और इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा रेट हाइक्स जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहे हैं शायद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना देखने मिले, शायद 50 बिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द होल ईयर इज पॉसिबल। अगर कुछ ज्यादा हो गया इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो बॉन्ड मार्केट्स पहले पर दर्शाएगा which can get followed in this case if it happens equity markets में, और यहाँ पे फिर एक शायद टाइम वाइज करेक्शन देखने मिले मार्केट्स में, ये शायद एक मैक्रो इंडिकेटर रहेगा जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा over the next few weeks and months on how these yields are trending globally as well as on the Indian context. Non-tax revenues, divestment के टारगेट और कस्टम्स ये छोटे छोटे आई थिंक रेवेन्यू हेड्स होते हैं और इसलिए आई थिंक जहां से आई थिंक मैक्सिमम रेवेन्यू आती है ये 4 हेड से है, इनकम टैक्स, एक्साइज, कॉर्पोरेशन और जीएसटी। कहाँ रुपया जाता है, अलग अलग स्कीम्स में जो सब हम गवर्नमेंट सेंट्रली कर रही है, जैसे नल से जल की स्कीम हुई जहाँ पे 60,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। फर्टिलाइजर सब्सिडी ये बार बढ़ी है, 1,05,000 करोड़ हुई है। आप देख रहे हैं जैसे एमएसपी पे जो हाइक्स हुए हैं 2,40,000 करोड़ के आसपास हुई है और थोड़ा मनरेगा पे घाटा हो जरूर हुआ है विच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डैम्पिंग इफेक्ट जो मैंने कहा था एक नेगेटिव है, जो शायद एग्रीकल्चरल इनकम्स पे थोड़ा प्रभाव ला सकता है, रूरल स्पेंडिंग पे थोड़ा प्रभाव ला सकता है।
वहां देखना पड़ेगा कि आई थिंक अगर कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आए तो सरकार क्या कदम उठाती है इन टर्म्स ऑफ हाइकिंग दैट, जो आउटसाइड द बजट भी सरकार कर सकती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेंटर स्कीम्स, स्टेट को जो आई थिंक डेवोल्यूशन करना पड़ता है, स्टेट के जो देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ईच शेयर, जो सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन होता है इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये जो उनको रीपेमेंट देनी पड़ती है, दैट ऑल्सो बिकम 17%। और जो गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है, यानी जो लोन्स लेती है टू ब्रिज दिस फिस्कल डेफिसिट, उसमें 20-25 के आसपास ब्याज के पेमेंट्स में सरकार का जाता है। ये अलग अलग स्कीम्स है जो सरकार ने की है। द लार्जेस्ट एलोकेशन, जैसे मैंने कहा, नल से जल यानी जल जीवन मिशन, आवास योजना में एक अच्छी खासी आई थिंक इंप्रूवमेंट हुई है। बजटेड एस्टिमेट्स, क्योंकि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में आई थिंक द फिगर इज ऑलमोस्ट द सेम। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन में आई थिंक द फिगर हैज बीन केप्ट द सेम, बट आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ अर्बन या सेमी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल। और जैसे मैं कह रहा था, जो पहला रो आपने देखा है मनरेगा, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है। और जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक नंबर्स या डेटा को देख के गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है। अभी कौन कौन से सेक्टर्स पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगे? बीएफएसआई जो अनाउंसमेंट्स हुई है, आई थिंक शुड गेट पॉजिटिवली इंपैक्टेड। अगर रेट हाइक्स आरबीआई करती भी अगले कुछ महीनों में, तो ये शॉर्ट टर्म रेट हाइक्स आल्सो आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जो रेट हाइक्स होती हैं, जो इनका लायबिलिटी और डिपॉजिट का होता है इक्वेशन, ये पास थ्रू इजिली करती है, इसलिए निम्स और स्प्रेड्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और जिनके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत बढ़िया है, जो काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और काफी बड़े वाले सरकारी बैंक्स के पास है, ये अच्छा खासा आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ में ट्रांसलेट। ऑटोज के लिए आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि जो स्वैपिंग पॉलिसी आएगी बैटरीज को लेके, ये पॉजिटिव होगी। और काफी ऑटो कंपनीज ने हमने देखा है ऑलरेडी देव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने बैलेंस शीट्स पे, ये पूरी ईवी ट्रांजिशन की तरफ जाने के लिए, रुझान रखने के लिए। फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स न्यूट्रल है, बट कुछ पॉजिटिव्स है, जैसे अनाउंसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन हैपन इन टर्म्स ऑफ एपीआईज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और पीएलआई स्कीम्स जो अनाउंस किए सरकार ने पहले ही बिफोर द बजट। आई थिंक ऑल दिस शुड प्रॉब्ली स्टार्ट एडिंग बैलेंस शीट ग्रोथ, क्योंकि जैसे कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी, एक रॉ मटेरियल का जो सोर्सिंग है, ये अच्छा खासा एक ऑप्शनैलिटी मिल जाएगी। और बिकॉज ऑप्शनैलिटी मिलेगी, आपके इंपोर्ट्स में आई थिंक काफी कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहती, और इसलिए आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है। टेलीकॉम के लिए न्यूट्रल अनाउंसमेंट्स है, क्योंकि जितनी आई थिंक कलेक्शंस हुई थी पिछले वर्ष, और जो 5G के अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सरकार ने रखी है। और इस स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस और पे आउट्स कैसे होते हैं, अज्यूमिंग दैट अ लॉट हैज हैपेंड फॉर द सेक्टर, प्राइस हाइक्स काफी कंपनीज ने ऑलरेडी ले लिए हैं प्रीपेड कंज्यूमर्स के लिए, और प्रीपेड कंज्यूमर सबसे बड़ा बेस होता है इनके लिए। तो क्या और प्राइस इंक्रीजेस लेंगी, जिससे इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये शायद आपने टर्म देखी होगी जिसे आरपू कहते हैं, यानी हर यूजर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन एन एवरेज। 152 रुपये आपने सुना होगा जियो के लिए, भारती का भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। क्या और इंक्रीजेस से ये ब्रिज कर सकते हैं अपने गैप्स, यानी जो डेट लेनी पड़ेगी 5G के लिए और एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम पे आउट्स के लिए, ये देखना लाजमी होगा। बट जनरली आई थिंक द अनाउंसमेंट्स आर नॉट हैविंग अ ह्यूज इफेक्ट। जो कस्टम ड्यूटीज में हाइक हुए हैं स्पेसिफिक पॉकेट्स में, जैसे मेथाइल अल्कोहल का इंक्रीज हुआ है, कुछ कंपनीज जो इसमें ये बनाती है लोकली, उनको शायद थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि सोर्सिंग शायद बाहर से चीपर पड़ जाए। और जो इथाइल एसीटेट वगैरह बनाती है, अभी भी आई थिंक जो एंड कंज्यूमर्स है, जो ये रॉ मटेरियल यूज करती है, या कंपनी जो बनाती है, उनको थोड़ा आई थिंक इश्यूज हो सकते हैं, बट जो बनाती है या यूज करती है रॉ मटेरियल्स, उनके लिए ये शायद फायदेमंद हो सकता है विद कटिंग ड्यूटीज दैट हैव हैपेंड। टेक्सटाइल्स के लिए और सोलार के लिए आई थिंक जो रिन्यूएबल की सरकार ने उलझान रखे हैं 29,000 करोड़ के आसपास सोलर पीवी मॉड्यूल्स और पैनल्स के लिए, दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। और ऑलरेडी आपने देखा होगा, आई थिंक काफी स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करी है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऑफ कैरिंग ऑन दिस, सो दैट दे कैन हैव दीज इंस्टॉलेशंस डन, taking support from the private sector and taking support financial assistance from state kitties या central schemes to the PLIs। जहां तक आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी का सवाल रहा, आई थिंक जो बेटर रेटेड एनबीएफसी है, जिनकी लेवरेज या डेट पोजीशन काफी कम है, अगर ब्याज दर बढ़ते हैं तो इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। बट बेटर रेटेड एनबीएफसी इसलिए फायदे में रहेंगी क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बेटर होती है, और इसलिए उनको जो फंड्स मिलेंगे either through the regulatory body या through other sources, either deposits हो या other bank borrowings हो, I think वो अच्छे दर पे मिलते हैं because of their better credit rating। और जैसे लोन्स पास थ्रू करते हैं, इनके नेम्स और स्प्रेड्स अच्छे खासे मेंटेन हो सकते हैं। जहां तक आई थिंक रूरल स्कीम्स का सवाल है, आई थिंक एफएमसीजी
जैसे मैंने कहा, क्योंकि मनरेगा में आई थिंक एलोकेशन कम हुआ है, कॉम्पेंसेटेड बाय द अदर स्कीम्स दैट हैव प्रॉब्ली कम थ्रू, शायद थोड़ा दबाव आ सके, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी भी बहुत जबरदस्त है ये सारे कंज्यूमर्स के लिए टू मेक द एंड प्रोडक्ट। और अगर ये प्राइस हाइक्स लेते हैं विद फॉल इन प्रोबेबली इनकम्स दैट कैन हैपन, और जो इनकम स्टेबल रहेंगे उसमें शायद ग्रोथ ना देखने मिले। मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक एफएमसीजी के वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी स्ट्रेच, तो थोड़ा आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए इस सेक्टर पे कि वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स दे हैव टेकन, क्या इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कम होगा, जो मुझे नहीं लगता इमीडिएटली होगा, शायद एक दो क्वार्टर और झेलना पड़े। और इसलिए आई थिंक वैल्यूएशन के मद्देनजर रखते हुए you probably have a very stock specific action as far as the entire FMCG is concerned. When it probably comes to sectors within the auto ancillary pack, EV play बहुत अच्छी तरह से आई थिंक इकोसिस्टम डेवलप हो रही है, और इसलिए आई थिंक ऑटो एंसिलरीज ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे चुके हैं। बट इसमें से आई थिंक चुनिंदा प्लेयर्स अगर डिक्लाइंस पे मिलते हैं तो अभी भी मुझे लगता है अच्छा खासा उलझन रह सकता है। आईटी सेक्टर के लिए जनरली आई थिंक बजट हैज नो अनाउंसमेंट्स, पर जैसे ये सेक्टर प्लेस्ड, मुझे लगता है जो कमेंट्रीज हमने सुनी है, जो ऑर्डर फ्लोज इनको मिल रहे हैं, जो उम्मीदें आस लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनल रेवेन्यू ग्रोथ, यानी जो डॉलर आय में इनकी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी में इनकी ग्रोथ है, जो इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस ये प्रेस या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता भी है तो आईटी सेक्टर एक सेक्टर है जो इन्फ्लेशनरी हेज है, यानी इसको इन्फ्लेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑफरिंग दैट इट हैज, और काफी अच्छा खासा एडजस्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। 40 से 60% के आसपास लार्जर कंपनीज के बैलेंस शीट पे डिजिटलाइजेशन इज द परसेंटेज ऑफ द टॉप लाइन ग्रोथ, और इसलिए आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और इबिट एक्सपेंशन काफी अच्छा खासा हो सकता है। स्पेसिफिक स्कीम्स के वजह से पाइपिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी, जिसमें मैंने कहा नल से जल, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन अच्छा और ऑर्डर विन्स और ऑर्डर फ्लोज अच्छे खासे होते रहेंगे। रियल एस्टेट एज अ सेक्टर, नो मेजर अनाउंसमेंट, बट काफी कुछ आई थिंक इवन बिफोर द बजट स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, जो स्पर किया था। मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ आई थिंक स्टैम्प ड्यूटी कट्स हुए थे लास्ट ईयर, और वो रिकॉर्ड बाइंग जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आपने देखी थी, दैट स्टिल प्रॉब्ली कंटिन्यूज इन पॉकेट्स। तो साउथ बेस्ड कंपनीज के आप देखेंगे जो आईटी सेक्टर पे निर्भर होती है, क्योंकि आईटी सेक्टर इज डूइंग सो वेल, इसकी जो यूटिलाइजेशन डिमांड है और इन्वेंटरी कम हो रही है वो सराहा है। इसके जो रिलेटेड प्लेस है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट अच्छा करना है तो होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स, प्लाईवुड प्लेयर्स हुए, पैनल्स हुए, सेरेमिक प्लेयर्स हुए, वहां पे भी अच्छा खासा इजाफा हमको देखने मिल सकता है फॉर सम क्वार्टर्स एज द रियल एस्टेट डिमांड कंटिन्यूज टू ग्रो। हाँ, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जरूर है, बट वो पास थ्रू कर रहे हैं क्योंकि डिमांड भी इतनी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लीडर्स विद दिस स्पेसेस शुड आल्सो कंटिन्यू। सो ऑल इन ऑल आई थिंक बजट ग्रोथ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहा है। मार्केट्स ने शायद इसको थम्स अप दिया है, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। क्या प्राइवेट केपेक्स वापस आएगा? लुक्स लाइक इट कैन कम, क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल अक्रॉस सेक्टर 60-65% के पास है। अगर 70% के पास पहुंचने, क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, आई थिंक प्राइवेट केपेक्स स्लोली एंड स्टडीली वापस सिस्टम में आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देते हुए एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट देगा, जो कंजम्पशन को सपोर्ट देगा, जीडीपी को सपोर्ट दे सकता है। तो लॉन्गर टर्म विजन थिंकिंग है, बट जो पिछले वर्षों से जो प्रोजेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली गेटिंग बैक इनटू यूज, और इसके वजह से आई थिंक सारी चीजें आई थिंक जो हम कहते हैं ट्रैक पे आएंगी, आई थिंक दैट शुड प्रोबेबली स्टार्ट कमिंग बैक एंड द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी शुड स्टार्ट रोलिंग आउट वेरी स्मूथली। तो मुझे लगता है आई थिंक शॉर्ट टर्म जायरेशंस मार्केट में जरूर रह सकते हैं ग्लोबल कंडीशंस की वजह से। जो 1.5 वर्ष में हमने वन साइड रैली देखी थी, शायद ये बार वन साइड रैली ना हो, थोड़ा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स, कौन सी कंपनीज कैसे अर्निंग्स रिपोर्ट करती है और अर्निंग्स की कंसिस्टेंसी कैसे रहती है चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स में, ये देखने के बाद मुझे लगता है आई थिंक दोस पॉकेट्स विल डू वेल। और इसलिए जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है ये वर्ष के लिए, ये थोड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई थिंक मार्केट्स विल प्रॉब्ली नॉट डिलीवर। एक मार्केट्स एक ऐसी मशीन है जो बहुत एफिशिएंट होती है, उसको अपने से बहुत ज्यादा पता होता है इन इट्स कलेक्टिव विजडम, और इसलिए आई थिंक इफ यू हैव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और एक अच्छा खासा एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रखें कि अगर कुछ सिलेक्टिव लीडर्स के साथ रहें इन सिलेक्टिव सेक्टर इन स्टॉक्स एंड हैव अ लॉन्गर टर्म विजन, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रह सकती है जैसे हमने देखा है पिछले 2 या 3 महीनों में, दैट कैन वेरी वेल कंटिन्यू बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा पॉइंट्स जो ग्लोबली या लोकली आ सकते हैं, और एक बहुत शार्प रिएक्शंस आ सकती है मार्केट में ऑन ईदर साइड, करेक्शंस भी, और जैसे आप 2 दिन से देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग भी। तो मुझे लगता है आई थिंक बजट हैज बीन ग्रोथ ओरिएंटेड, केपेक्स ओरिएंटेड,
थोड़ी चीजें थी जो आई थिंक मार्केट ज्यादा चाहता था, डिमांड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सैलरीड क्लास, some issues like I said in terms of allocations towards some schemes. बट मुझे लगता है आई थिंक मोटा मोटी वेल बैलेंस बजट है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स बजट में नहीं होने के कारण ये बजट बहुत वेल रिसीव्ड है। विद दिस आई कंक्लूड द प्रेजेंटेशन। अगर कुछ सवाल हो तो मैं कुछ सवाल सर सवाल तो बहुत है, लेकिन जैसा आपने कहा थोड़ा सा टाइम आपके पास कम है, तो मैं एक ही सवाल लेता हूँ। शुगर सेक्टर पे अगले 6 महीने या 1 साल के लिए क्या फोकस रहेगा सर, क्योंकि शुगर स्टॉक्स में बहुत सारे ब्रेकआउट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एब्सोल्युटली अंशुल, तो पहले तो दो चीजें जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाना चाहता हूँ। पहला आई थिंक जो पूरा डिमांड सप्लाई का डायनामिक्स होता है शुगर के लिए, शुगर सीजन जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। तो जो लास्ट शुगर सीजन था इसमें जो कैरी ओवर इन्वेंट्री सिस्टम में थी, यानी शुगर कंपनी जो इन्वेंट्री लेके बैठी थी वो लगभग 10 मिलियन टन। जो शुगर सीजन और जो प्रोडक्शन के आंकड़े इसमा ने दिए हैं, लग रहा है कि जो शुगर इन्वेंट्रीज है इट्स एन ऑल टाइम लो लेवल, यानी पिछले 10 वर्षों में जो शुगर इन्वेंट्रीज है आर प्रोबेबली एट द लोएस्ट लेवल। दूसरा आई थिंक जो शुगर की कीमतें हैं वो 34 से 35 रुपया है एट दी फार्म गेट। तीसरा एक बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर रहता है, तो आई थिंक जो इलेक्शंस है स्पेसिफिकली यूपी में या प्रदेश जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग नेशंस, बट कहीं ना कहीं आई थिंक सपोर्ट मैकेनिज्म के हिसाब से सब्सिडी पे आउट्स एंड देयरफॉर आई थिंक सम एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एमएसपी और एफआरपी। जो एफआरपी प्राइसेस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो वहां पे एक अच्छा खासा रुझान दिख रहा है। ग्लोबली शुगर आउटपुट कम है क्योंकि जो ब्राजील से आउटपुट दिख रहा है वो कम हुआ है, इसलिए जो रॉ शुगर प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में है वो अच्छे खासे एलिवेटेड लेवल्स पे है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक शुगर का जो एक साइकिल होता है दैट साइकिल स्टिल हैज अ ईयर टू गेट प्लेड आउट, और इसलिए आई थिंक जो शुगर के आप ब्रेकआउट्स कह रहे हैं, आई थिंक चुनिंदा शुगर कंपनीज कैन स्टिल रिपोर्ट एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स। काफी शुगर कंपनीज अंशुल डिस्टिलरी जिसे हम एथेनॉल कहते हैं उसमें है जा रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है एथेनॉल मिक्स एज अ मिक्स और जो टारगेट सेट किए हैं अगले 4 वर्षों के लिए, ये बजट में भी आई थिंक एक सॉफ्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि आई थिंक जो नॉन फ्यूल है या नॉन फ्यूल ब्लेंडेड मिक्स है वहां पे 2 रुपया पर लीटर अगर हम बढ़ा देंगे तो आप टारगेट्स मीट करिए अक्टूबर तक, नहीं तो अक्टूबर से वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी डिस्टिलरी कैपेसिटी से रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रेच है नहीं, और 1 साल के लिए मुझे लगता है ये शुगर का जो सीजन है या तड़का है नंबर्स में अभी भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है अच्छा खासा एक्शन वर्क। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए बजट को डिकोड करने के लिए। बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anshul. Pleasure to be here. You guys, all the best. Thank you. So with this, we will be concluding this session. Thank you everybody for attending this session. Thank you.